हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव अधिवास। ठीक है, तो हमने बताया मानव अधिवास की आपको परिभाषा बताई, मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया, मानव अधिवास का निर्माण क्यों करता है इसके बारे में बताया, फिर कार्यों के आधार पर, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवास दो प्रकार के होते हैं ये बताया, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। उसके बाद बताया हमने आपको ग्रामीण अधिवास के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। फिर ग्रामीण अधिवास की समस्याएं हमने बताई। अब है नगरीय अधिवास, अर्थात जो नगरीय अधिवास होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जो नगरीय अधिवास है, तो देखिए नगरीय अधिवास की जो अर्थव्यवस्था है, या हम कह सकते हैं नगरों में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके जो क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पक्के मकान होते हैं, सड़कें पक्की होती हैं, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लोग ज़्यादातर लोग किस में कार्य संलग्न रहते हैं, प्राथमिक गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, श्रम का विभाजन होता है, सामाजिक जो रिश्ते होते हैं प्रगाढ़ता का अभाव पाया जाता है, सामाजिक आर्थिक अंतर भी बहुत अधिक जो है नगरों में पाया जाता है। तो ये तो हो गए नगरीय अधिवास की विशेषताएं। ठीक है, अब यानी ये हम कह सकते हैं शहरों की विशेषताएं। उसके बाद है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। ये कहना चाह रहा है कि भाई विश्व में जब किसी नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए, नगर होने के लिए क्या क्या जो है चीज़ें आवश्यक हैं। तो देखिए विश्व में नगरीय बस्ती का वर्गीकरण करने के लिए विश्व में अलग अलग मापदंडों को माना जाता है। कहीं पर अधिक जनसंख्या होने पर उसे नगर कहा जाता है, तो कहीं पर उसे व्यवसायिक संरचना में जहाँ पर लोग गैर प्राथमिक कार्य अलग होते कार्य के आधार पर उसे नगर कहा जाता है, तो कहीं पर प्रशासन के आधार पर, तो कहीं पर आवश्यक दशाओं के आधार पर उसे जो है नगर माना जाता है। ठीक है, तो नगरों की जो परिभाषा है विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं जनसंख्या का आकार। तो देखिए जनसंख्या का आकार, कुछ विश्व में कुछ देश तो ऐसे जहाँ पर 250 जनसंख्या 250 जनसंख्या होने पर ही उसे नगर घोषित कर दिया जाता है, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है या फिनलैंड है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में तो भाई 250 जनसंख्या पर एक ढाणी में मिल जाएगी आपको, जिसे हम कहते हैं पल्ली। तो इस बात को आप छोड़िए। तो इसी प्रकार आइसलैंड में 300 जनसंख्या वाले बस्ती को नगर कहा जाता है, कोलंबिया में 1500 जनसंख्या वाले बस्ती को नगर कहा जाता है, थाईलैंड में 2500, जापान में 3000, और भारत में जनसंख्या नगर होने के लिए कितनी जनसंख्या होनी आवश्यक है? 5000 जनसंख्या होनी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद व्यवसायिक संरचना। उसके बाद है नगरीय बस्ती के अलावा जनसंख्या के आधार पर, जैसे कुछ देश हैं, जैसे मान लीजिए इटली है, मान लीजिए तो इटली में लोग यदि 50% जो लोग हैं गैर प्राथमिक कार्य करते हैं तो उसे नगर मान लिया जाता है, नगर की परिभाषा दी जाती है। और भारत में ये आंकड़ा कितना है? भारत में नगर होने के लिए जो मापदंड है वो 75% जो लोग हैं गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होने चाहिए। उसके बाद प्रशासन। अब कुछ देशों में बस्ती को नगरीय बस्ती होने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में नगरीय बस्ती होने के लिए नगर पालिका होनी चाहिए उस बस्ती में, या छावनी बोर्ड होना चाहिए। अब इसमें बिंदु ये है, प्रश्न ये बनता है, जैसे ब्राज़ील और बोलिविया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर नगर किसे माना जाता है? जहाँ पर प्रशासकीय केंद्र को जहाँ होता है उसे नगरीय केंद्र माना जाता है। उसके अलावा जो आवश्यक दशाएं नगरों में कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसे आपका है पर्यटन होना चाहिए, वहाँ पर आवश्यक दशाएं, सेना नगरी हो सकता है, औद्योगिक नगर भी हो सकता है, समुद्री पतन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें उसमें नगर होने के लिए आवश्यक है। भाई जहाँ पर कोई समुद्री पतन तो वो भी नगर हो सकता है। ठीक है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वो भी नगर हो सकता है। तो इस नगर की जो परिभाषा होने के लिए भिन्न भिन्न दशाएं आवश्यक होती हैं और प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होती हैं। अब है नगरीय अधिवास के प्रकार। जैसे हमने पढ़ा था ग्रामीण अधिवास के प्रकार, जैसे संयंत्र अधिवास, पल्ली अधिवास, ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे
नगरीय अधिवास, यानी अपने आकार, उपलब्ध सुविधाएं, अपना जो नगरों का आकार के आधार पर नगर कुछ छोटे हो तो कुछ बड़े होते हैं, सुविधाएं और किए जाने वाले कार्य और जनसंख्या के आधार पर जो नगर हैं नगर अधिवास हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है नगर। 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। समझ गए ना? 1 लाख से तो अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। इसमें 50% से अधिक जनसंख्या किस में संलग्न रहेगी? गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहेगी। अब उदाहरण जैसे अपने किताब के अकॉर्डिंग लें तो राजस्थान का जो बीकानेर नगर है इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है महानगर, अर्थात 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को महानगर कहते हैं। ये जो महानगर होते हैं यहाँ औद्योगिक केंद्र भी होते हैं, व्यापारिक केंद्र भी होते हैं, प्रशासनिक नगर भी हो सकते हैं, ठीक है, और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र भी हो सकते हैं। जैसे आप भारत में आप कोटा ले लो या जयपुर ले सकते हो, हैं, जोधपुर भी ले सकते हो, तो इन्हें हम दूसरे शब्दों में मेट्रो सिटी भी इन्हें कहते हैं। ध्यान दे लेना, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी। जनसंख्या कितनी? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को हम क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। उसके बाद सन्नगर, ठीक है। तो सन्नगर का प्रयोग सबसे पहले 1915 में, ध्यान देना 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। सन्नगर का प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक ग्रीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया। तो ये जो नगर होते हैं विशाल नगरीय जो नगर होते हैं, और इस नगरों का निर्माण कैसे होता है? बड़े बड़े नगरों को मिलाकर, बड़े बड़े शहरों को मिलाकर जो है एक विशाल नगर बनता है, ठीक है। बड़े, जैसे आपने दिल्ली लगा लो, दिल्ली के आसपास गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, तो ऐसे जो विशाल नगरों, बड़े बड़े शहरों को मिलाकर एक जो नगर का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सन्नगर कहते हैं। जैसे अपना विश्व में उदाहरण लें, भारत में तो अपना होगा जैसे ग्वालियर में है, ठीक है। इसी प्रकार आपका दिल्ली में गुड़गांव अभी उदाहरण दिया, नोएडा सन्नगर के उदाहरण है। और विश्व में बात करें तो लंदन हो गया ग्रेटर, जापान में शिकागो हो गया, ठीक है, सॉरी जापान में टोक्यो और अमेरिका में शिकागो, ठीक है। ये तो हो गया सन्नगर, ठीक है। तो पहला हमने बताया नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम, महानगर 10 लाख से अधिक, सन्नगर यानी कई बड़े शहरों को मिलाकर जिस बड़े नगर का, विशाल नगर का निर्माण होता है, सन्नगर। पैट्रिक ग्रीज ने इसका इस्तेमाल किया 1915 में। उसके बाद होता है वृहत नगर, अंग्रेजी में इसे मेगापोलिस भी कहते हैं। ये विशाल नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या करोड़ों में होती है, जिनकी जनसंख्या क्या होती है? करोड़ों में होते हैं। ये मतलब सन्नगर जैसे ही होते हैं, सन्नगर का दूसरा रूप हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इनकी जनसंख्या क्या होती है? करोड़ों में होते हैं, इनकी जनसंख्या करोड़ों में होती है। जैसे अपना न्यूयॉर्क हो गया विश्व में, मॉस्को, कलकत्ता, दिल्ली, बीजिंग, चेन्नई आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये तो हो गया नगरीय अधिवास के प्रकार। अब आता है नगरीय अधिवास की समस्याएं। जिस प्रकार गांव की समस्याएं होती हैं इसी प्रकार नगरों की भी समस्याएं होती हैं। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।